नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। राजनीति एक तपस्या है और जब इसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ किया जाता है तो इसका तेज आपको तेजस्वी बनाता है, तेजस्विनी बनाता है। दृढ़ इच्छा वाली, लगन वाली, मजबूत इरादों वाली एक ऐसी महिला जिसने अपना सफर शुरू किया एक शिक्षिका के रूप में, फिर मंत्री बनी और फिर बनी मुख्यमंत्री। जी हाँ, हमारी मुराद गुजरात की मुख्यमंत्री, हमारी आज की तेजस्विनी आनंदीबेन पटेल। तो आइए मुलाकात करते हैं मजबूत इरादों वाली, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, लगन रखने वाली गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से। बहुत बहुत स्वागत है आनंदी जी तेजस्विनी में आपका। तो आप तो एक शिक्षिका थी, मेहसाना के एक गांव में आप रहा करती थी, वहां से आपने पढ़ाई की। पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या क्या नजर आता है? सब कुछ नजर आता है। जब छोटे थे तब खेतों में घूमते थे, खेतों में काम करते थे, पशुओं का पालन करते थे, पशुओं को चारा डालते थे, दही दूध खाते थे, पीते थे। और खेत में से निकलकर 3 किलोमीटर चलकर गांव में जाते थे पढ़ने के लिए। और 1 से 7 स्टैंडर्ड तक मैं वहां पढ़ी और सब कुछ खेती का काम करते करते पढ़ने का काम किया। तो आज तो आप राजभवन में रहती हैं। कितना फर्क लगता है, वो गांव का वो घर, वो चिराग, वो रोशनी, वो सब चीजें कैसे याद करती हैं आप? मैं याद करती हूँ। या मन भाग भाग के वहां जाता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं याद करती हूँ गुजरात की महिलाओं को, जो खेत में काम करते करते मुझे जो परेशानियां होती थी, जब साधन सहाय नहीं मिलती थी तब क्या क्या होता था, ये सब कुछ मुझे पता है। मेरे घर में 8-10 पशुओं का दूध हम निकालते थे। तो 2 भाभी, 2 बहनें, एक मदर, ये सब इकट्ठा होकर एक एक करके सबका दूध दोहते थे। तो वो याद करती हूँ आज। और जब मैं मुख्यमंत्री आज बनी हूँ तो मुझे ये याद करके अभी मैं महिलाओं को क्या सहाय करूँ वो मन में आता है। और इसीलिए मैंने इस बजट में 2014-15 का बजट में ये तय कर लिया है और बजट में रख दिया है और आज महिलाओं को दे दिया है कि जो 10 पशुओं का दूध दोहने का काम महिलाएं करती होगी उसको एक मिल्किंग मशीन दिया जाएगा। तो एक साथ सब पशुओं का दूध हम निकाल दे सकते हैं। और महिलाओं को गांव में इकट्ठा होकर काम करना होगा, दूध के विषय में कुछ सीखना होगा। तो उसके लिए 300 चौरस स्क्वायर मीटर का प्लॉट 1 रुपये का हम दे रहे हैं और उस पर बिल्डिंग बांधने के लिए 5 लाख रुपया राज्य सरकार की ओर से दे रहे हैं। और जो गांव में जितना पशु है, महिलाओं इसमें काम करती है, पशुओं का दोहने का काम करती है, तो वो मिल्क रखने के लिए, क्योंकि डेयरी में से तो बाद में आएंगे 1 घंटा 2 घंटा, और महिलाएं तो सुबह में 4 बजे 5 बजे दूध दोहने का काम कर देती हैं। तो हम बल्क मिल्क कूलर दे रहे हैं गांव में। तो सब दूध इकट्ठा होगा वहाँ और सबका कितना दूध है वो भी इसमें मापा जाएगा और बाद में डेयरी आकर दूध ले जाएगी। बताइए कि जब बचपन की तरफ मुड़ के देखती हैं, हम जानना चाहते हैं क्या था उस वक्त, कैसी थी आप? बहुत शैतान थी या पढ़ने में बड़ी माहिर थी, होशियार थी, घर के कामों में कैसा रहता था उस वक्त? सब कुछ थी। शैतान भी थी, शरारती भी थी, और गांव में खेतों में जाकर काम करने का भी इच्छा व्यक्त होता था। और जब पिताजी वो बताते थे कि वो जाकर वो करना है तो हम कर देते थे। और सभी काम पूरा करने के बाद ही हम स्कूल के लिए निकलते थे और पढ़ के बाद में शाम को 5 बजे वापस आते थे। तब भी वही काम हम स्कूल करते थे। इतना पढ़ती थी नहीं आपकी क्लास? मैं अकेली पढ़ती थी। तो कैसे आपको लग गया कि मुझे पढ़ लेना है, कुछ बन जाना है? उस वक्त जो आंखें होती हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन आंखें बहुत छोटी होती हैं। ये बात सही है आपकी। उस समय का जो था समय, इसमें मेरी जो बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी बहन, जो आज नहीं है लेकिन 94 इयर्स ओल्ड थी, अभी 6-8 महीने पहले वो उसका देहांत हो गया। वो बहन उसी समय पढ़ी थी। अच्छा, आपसे पहले? आपसे मेरे से पहले जी। उसी समय पढ़ी थी।
तो उसका जीवन हम सब लोग देखते थे। वो बच्चों को लेकर भी हमारे गांव में आती थी रहने के लिए, तो सबके साथ बैठकर वो काम करते थे। उसी समय से मुझे लगता था कि पढ़ना चाहिए, और मेरी बहन भी पढ़ी थी और बहुत ही संघर्ष करके पढ़ी थी क्योंकि कोई नहीं पढ़ता था उसी समय में। घर वालों का सपोर्ट मिलता था? ऐसा सपोर्ट, पूरा सपोर्ट मिलता था, पिताजी का, माताजी का, सबका सपोर्ट मिलता था। और 8वीं कक्षा में पढ़ने के लिए गांव में कोई प्रबंध नहीं था। तो मेरी सिस्टर वह विसनगर आई, ट्रांसफर हुई उसकी, तो मुझे वहाँ ले गई, पिताजी ने भी मुझे वहाँ भेजा और 11वीं तक मैं वहाँ पढ़ी। और मेरी जो बहन थी उसकी बेटियाँ मेरे जितनी ही थी, तो हम साथ में रहकर पढ़ते थे। घर का काम काज सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता था, सब कुछ काम करते थे। इसके बाद कॉलेज का समय आया, तो पिताजी को लगा कि आज तक परिवार में हम 10 भाई बहन हैं, तो कोई कॉलेज में नहीं गया है, और वो जो 11वीं कक्षा तक पहुंची है तो उसको कॉलेज में भेजना चाहिए। तो वहाँ विजापुर तालुका में एक पिलवई में नई कॉलेज 1960 में शुरू हुई। तो 1960 में पहली कॉलेज वहाँ शुरू हुई और साइंस कॉलेज शुरू हुई थी। मुझे मैथ्स और साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने साइंस पसंद किया और FI साइंस में वहाँ मैं दाखिल हुई। उसी समय कॉलेज में मैं अकेली लड़की थी और मेरे वर्ग में भी मैं अकेली लड़की थी। क्या कहते थे लोग उस वक्त? कहाँ से आ गई, बताइए, पढ़े? क्या लोगों के रिएक्शंस क्या होते थे उस वक्त? लोग तो बोलते रहते थे, वो चले पढ़ने के लिए, लड़कियां, कोई लड़की पढ़ती नहीं है और वो पढ़ रही है, ऐसा बोलते रहते थे, वो बोलते रहते थे, लेकिन हम हमारा काम करते रहते थे। तो आप तो बड़ी एथलीट थी उस वक्त, है? हाँ। आप क्या खेलती? जब मैं 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, हर्डल्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कबड्डी, खो खो, यूनिवर्सिटी में हम लोग यूनिवर्सिटी में चैंपियन थे। 3 साल लगातार हमारी बैच जीती थी, मैं कैप्टन थी उसी समय। तो उसका भी आगे तक चला थोड़ा कि वहीं रुक गया? नहीं, कॉलेज तक चला। कॉलेज तक चला। उसके बाद में तो मैं सर्विस में आई, तो टीचर बन गई। तो टीचर बनकर, टीचर हर लड़की का ख्वाब होता है ना एक टाइम में कि मेरे को तो टीचर बनना है, तो आपको भी था कि मेरे को तो पढ़ाना है, टीचर बनना है? नहीं, मुझे तो ख्वाहिश बहुत ही अलग अलग थी। जैसे मैं जब इंटर साइंस में मैं आई, तब मेरी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने एप्लीकेशन भी किया, मेरा एडमिशन भी हो गया। लेकिन परिवार ने ना बोला कि 8 साल हो जाएगा इसमें पढ़ते पढ़ते, तो परिवार क्या करेगा। एक फिर मैंने ख्वाहिश ये आई कि मैं DSP बनूं और पुलिस में जाऊं। वो रौब-दाव वाली चीज थी। तो पुलिस में क्या हुआ कि मैंने इंटरव्यू दे दिया, लेकिन वो तो ट्रांसफर होगी पूरे राज्य भर में, तो परिवार क्या करेगा, इसीलिए वहाँ लड़की को नहीं जाना चाहिए, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं MSc तक पहुंची, तब मुझे लगा कि चलो वो तो नहीं हुआ, तो अब मैं प्रोफेसर बनूं कॉलेज में। तो कॉलेज में मैं गई और मैं डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में वहाँ गई, क्योंकि मैं MSc करती थी। MSc पास नहीं हुई थी, जूनियर MSc पास कर दिया था, सीनियर MSc बाकी था, वो मैं करती थी। और डेमोन्स्ट्रेटर के लिए मैं कॉलेज में जाती थी और प्रैक्टिकल सबको करवाती थी। लेकिन उसी समय ऐसा हुआ कि मेरा बेटा था 8-9 महीना का, और उसको दांत टीथ आते थे। तो उसी घर में कोई वो खीली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जो लगाते हैं दीवार में, कील, तो वो खा गया। तो हम लोग तुरंत उसको लेकर गए हॉस्पिटल में, तो बताया कि उसको तात्कालिक ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्योंकि आगे जाएगा तो शायद उसको बहुत ही गंभीर इंजरी होगी। तो हम लोगों ने तुरंत उसका ऑपरेशन करवाया। रविवार को ऑपरेशन करवाया और सोमवार को मेरी एग्जाम थी। मैंने एग्जाम दिया, लेकिन उसी समय ऐसा प्रावधान था कि हर एक पेपर में 45% मार्क्स होना चाहिए, और पास होने के लिए 48% होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम था, तो मेरा एक पेपर में 36 आया।
तो 45 नहीं आया, इसीलिए मैं नापास हो गई। तो जो मेरा सपना था प्रोफेसर होने का वो रह गया। तो फिर अब क्या करना चाहिए? हाँ? आपको वो वहाँ शायद जाना नहीं होगा, था, है ना? वो होगा। इसके बाद मैंने तय किया कि अब छोड़ दो सब, अभी बीएड कर दो। अच्छा। तो मैंने बीएड ज्वाइन किया। एक और मैं बीएड भी करती थी, दूसरी ओर मैं एमएससी का एग्जाम देने वाली थी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में मैंने एमएससी की एग्जाम दी और मार्च महीने में मैंने बीएड की एग्जाम दे दी। उसी समय मोहिनाबा कन्या विद्यालय की एक एड आ गई, मैथ्स टीचर्स। तो मैंने एप्लीकेशन किया, तो एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गए। तो प्रोफेसर और टीचर दोनों का जो पेमेंट था, सैलरी थी, लगभग एक जैसी थी। तो मैंने सोचा कि अब प्रोफेसर बनो या टीचर बनो, बात तो एक ही है। अच्छा, तो मैंने चलो। कहीं पढ़ा कि आप बड़ी, आपके विचारों में बड़ा तेज था उस वक्त भी। आपने पता नहीं अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को, वो बाल विवाह वाला कुछ मामला था, आपने शायद कोर्ट वोट में चली गई, आपने पुलिस बुलवा ली और आपने वो शादी रुकवा दी, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था। क्या सच्चाई है इसमें? ये बात तद्दन सच है। ये जो मेरा भाई का बेटा था, साइंस में पढ़ता था, 12वीं कक्षा में था। तो उसी समय उसका विवाह लेने की तैयारी हो गई। तो मैं पहले तो मेरे भाई के यहाँ गई और भाई को और सबको समझाया कि वो ठीक नहीं है, उसको पढ़ाइए हम, और पढ़ाने के बाद वो कॉलेज में जाएगा, अच्छा पढ़ेगा, इंजीनियर वगैरह बनेगा तो अच्छा होगा। क्योंकि मेरा भाई का देहांत हो गया था, उसका वो बेटा था, तो हमारी जिम्मेवारी तो थी ही उसको पढ़ाने की। लेकिन भाई माने नहीं। तो मैंने ये कहा कि मैं आकर वह उपवास पर बैठूंगी जो आप विवाह करोगे। तो उन्होंने कहा कि तो हम एक दिन का उपवास करवा देंगे और बाद में खिलाएंगे। वो तो हंसते हंसते बोलते रहे। तो मैंने कहा कि ये हंसने का समय नहीं है, मैं बहुत ही आपको गंभीरता पूर्वक बोलती हूँ, सीरियस हूँ कि वो हमारे घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी के समय पे भी मेरी कोई बहनों का, कोई भाई का ऐसा बाल विवाह नहीं हुआ है। तो हम क्यों करते हैं? पिताजी ने जब नहीं किया था तो हम नहीं करना चाहिए, ये सिलसिला चालू रखना चाहिए। लेकिन माने नहीं। तो मैंने सोचा कि अब तो पुलिस भेजनी पड़ेगी। तो मैं पुलिस लेकर गई गांव में, उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया। भाई दो भाई को बुलाया और वो बोले नहीं, क्योंकि उनको पता था कि समझाने के लिए तो वो आई थी हमें, हम नहीं समझे तो क्या करें। तो उसके पास से लेखन में ले लिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, और विवाह बंद हो गया। मेरा वहां जाना भी बंद हो गया। 5 साल तक मुझे बुलाया नहीं। लेकिन उसकी बड़ी बहन ज्योत्सना, जिसका नाम है, वो मेरी साथ पढ़ती थी, मैं हूँ, उसको ले आई थी पढ़ने के लिए। मैंने बीएड एमएड करवाया, इसके बाद उसको सर्विस दिलवाई। उससे बड़ी बहन थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन छोटे भाई का विवाह कर रहे थे। फिर वो लड़की, उनके लिए मैंने एक लड़का ढूंढा, प्रोफेसर था, और उनका भी विवाह मेरे घर पर ही करवाया। घर पर करवाया। एक किस्सा और हमने पढ़ा, बड़ा फेमस है आपका, आप नदी में कूद गई थी लोगों को, लड़कियों को बचाने के लिए। वो मेरी स्कूल के लड़के थी। मैं स्विमिंग नहीं जानती। कैसे कूद गई? आपने सोचा नहीं? कूदी नहीं थी। क्या किया था आपने? मैंने ये किया था कि हम 125 लड़कियों का एक टूर लेकर नर्मदा नदी, जहाँ डैम अभी बना है, वहां गए थे। वो उसी समय तो वो शुरुआत थी डैम बनाने की। तो पानी एक और सब बहता हुआ था। तो ये जब पानी देखते हैं तो तुरंत ही लड़कियां चली जाती है वहां, तो पिकनिक। तो पानी वहाँ जहाँ जाता था वहाँ इतने ऊंचे पहाड़ थे, पहाड़ मतलब छोटी छोटी टेकरियां थी, उस पर लड़कियां बैठी थी और ये छपछपिया करने लगी थी इसमें। तो मुझे लगा कि ये लड़कियां इसमें गिर पड़ेगी, और बहुत ही प्रवाह ज्यादा तेज है। हम लोगों ने विसल लगाई, लेकिन लड़की एक तो अंदर गिर पड़ी। मैंने ये देखा, तुरंत दूसरी लड़की, उसको बचाने के लिए वो हाथ उसको डाला वहां, तो वो भी पड़ी। मैंने ये देखा तो तुरंत ही मैंने ये साड़ी का छेड़ा ऐसे करके लगा दिया, और उस पर बैठकर मैं स्वयं इसमें नीचे मेरा हाथ डाला, और लड़की जैसे ही ऊपर आई तो उसका मैंने हाथ पकड़ लिया, और तुरंत उसको मैंने सूचना दी कि तेरी ही एक फ्रेंड इसमें अब पड़ी है, वो भी तुरंत ऊपर आएगी, तू उसको पकड़ना।
तो वो लड़की ने भी हिम्मत किया और उसने ये लड़की को पकड़ा, तो दोनों लड़कियों का प्रेशर मेरे पर आ गया। तो मेरा एक हाथ तो नीचे था, दोनों लड़कियों को मैंने पकड़ रखा था, दूसरा हाथ मैंने ऐसे जो पहाड़ नहीं पत्थर था, वो पत्थर मैंने पकड़ रखा था। लेकिन अभी खींचना कैसे, ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। लेकिन दो लड़कियां शायद 50-60 किलो की लड़कियां होगी पट्टे जैसी थी। तो मैंने एक टीचर को बोला कि मैं जिस तरह बैठी हूँ इसी तरह आप भी बैठो, और पास में आप अपने एक पग पत्थरों के बीच में रख दो और मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। तो उसने मुझे सपोर्ट किया। बाद में जो ऊपर लड़कियां थी वो भी सोचती रहती थी टीचर से वो भी कि अभी आनंदीबेन इसमें बह जाएगी, तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे खींचो आप सब लोग। तो पेट से, ऊपर से, माथे से सब लोगों ने मुझे खींचा, तो मैंने उसको खींचा, उसने उसको खींचा, ऐसे करके लड़कियों को हम लोगों ने बाहर निकाला। तो मेरा हाथ भी सब जख्म हुआ था, लड़कियां भी जख्म हुई, लेकिन बचा ली दोनों लड़कियों को। और उसके बाद आपको बहादुरी का पुरस्कार भी मिला। या सरकार ने दिया। तो वैसे एज अ टीचर आप कैसी थी? बहुत सख्त मिजाज, बिल्कुल डिसिप्लिनेरियन, या थोड़ी सी सॉफ्ट? पढ़ाती थी तब सॉफ्ट रहती थी। अच्छा। और जब वो डिसिप्लिन की बात आती थी तो मैं बहुत ही कड़क भी थी। अच्छा। यस। डरते थे बच्चे आपसे? डरते थे ऐसे कि इधर कुछ ऐसा काम आप नहीं कर सकोगे जो स्कूल को डैमेज करो। दूसरा, जो कई ऐसे हड़ताल, स्ट्राइक्स वगैरह बाहर गुजरात में रहती थी, लेकिन हमारी स्कूल में कोई भी लड़का या कोई भी आने का हिम्मत नहीं करता था। हम भगा देते थे सबको कि इधर बता दो, हमारी स्कूल चलेगी। तो वो स्कूल चलती रहती थी। यस। जब सुपरविजन में करने के लिए वर्ग में जाती थी तो लड़की ओ बाप रे ऐसा बोलती थी। प्रिंसिपल आ गई। ओके। तो वो चोरी नहीं करवा देगी वो। और जब जो टाइम टेबल जाता था कि मैथ्स और साइंस में आनंदीबेन आएगी तो तालियां पड़ती थी। क्या बात है। तो तालियों की गड़गड़ाहट अभी और सुनेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम। आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री, जो कि एक शिक्षिका थी और फिर मुख्यमंत्री के सफर उन्होंने तय किया, और भी उनके अनुभवों को जानेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए तेजस्विनी। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से। उनके सफर को जान रहे हैं, उनके अनुभवों को जान रहे हैं, उनकी यादों को ताजा कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी अनछुई चीजें जो हमें मालूम नहीं है आपके बारे में। तो वो जो पानी वानी था, बहुत मतलब काफी तेज प्रवाह के साथ में वो रहा होगा आपके साथ में ना। तो ये हिम्मत कहाँ से आती थी? एक तो थोड़ा सा वो एथलीट वाला भी शायद था मामला। वो भी था, और कमिटमेंट था। लड़कियों को लेकर आए थे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी थी, जवाबदारी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो घटना तो हो गई। इसके पहले कई घटनाएं ऐसी हुई थी, लेकिन कोई बच्चा वहां से बचा नहीं था। 4 किलोमीटर दूर उसका डेड बॉडी मिलता था। ऐसी कई घटनाएं मैंने देखी थी और सुनी भी थी। इसके बाद मैंने जो करवाया वो मैं आप कहना चाहती हूँ कि मुझे तो अवार्ड तो मिल गया, तो ठीक से अवार्ड मिला, लेकिन मैंने जो वहाँ के जो कलेक्टर था भरूच का, उसको मैंने एक पत्र लिखा, और पत्र में ये लिखा कि भाई वहाँ ये जो नर्मदा का काम चल रहा है और दूसरी ओर जो बिजली उत्पादन हो रही है वहाँ का काम भी चल रहा है, और लड़के इधर आते हैं और इसमें पानी में गिर जाते हैं, तो आपको वहाँ एक फेंसिंग करवानी चाहिए वहाँ, जिसकी वजह से बच्चे दूर से नदी के प्रवाह को देखें। तो वहाँ फेंसिंग करो वहाँ एक, और दूसरा वहाँ एक बोर्ड लगाओ आप कि वहाँ 20 मीटर ऊंचाई वाला बिल्कुल पानी है, इसमें आपको जाना डेंजर है। ऐसे कई आप बोर्ड लगाओ। तो मुझे अच्छा लगा कि उनका पत्र भी आ गया कि हम लोगों ने वो फेंसिंग करवा दी है, और वहाँ बोर्ड भी लगाए हैं कि जिसकी वजह से कोई बच्चे इसमें स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे। वहीं से कहीं राजनीति के तरफ आप आ गई। आपने महिलाओं के लिए भी काफी कुछ किया है, खासतौर से विडो महिलाओं के लिए राजनीति में आने से पहले। तो क्या वहीं से एक तरह की राजनीति के वो लेसन्स कहीं शुरू हो गए और मन में इच्छा जागने लगी, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि मेरी कोई इच्छा तो राजनीति में आने की थी ही नहीं। हाँ, तैयार हो। लेकिन ये जो घटना हुई जी,
एक तो ये घटना हुई और एक दूसरी घटना हुई। अच्छा। इसमें 85, 86 और 87 3 साल लगातार गुजरात में अकाल पड़ा था। तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने एक न्याय यात्रा निकाली थी और नरेंद्र भाई उसी समय 84 में या 85 में गुजरात के महामंत्री बने थे। तो उन्होंने ये आयोजन किया था और मैं स्कूल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी और बच्चों को पढ़ाते थे और इसमें जो घटनाएं आती थी तो मैंने एक घटना ये पढ़ी कि एक किसान था तो उसका 2 बैल थे तो उसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो बैल को खिलाए कैसे? तो उन्होंने वो 2 बैल को लेकर वहाँ जो कैंप चलता है पशुओं का, वहाँ उसने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो घर पर गया। घर पर जाकर वो रात को 12 बजे तक सोता रहा। अच्छा। रात को किसी ने उसके जो दरवाजे खटखटाए तो उसने सोचा कि कौन आया होगा रात को, कोई मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, कोई दामाद या कोई आया होगा तो मैं क्या खिलाऊंगा, वो चिंता करने लगा। अच्छा। तो वो उठा और जाकर वो दरवाजे खोले तो दूसरा कोई ना था, 2 बैल थे उसके, 2 बैल थे उसके और उसकी आंख में आंसू थे। तो दोनों पति पत्नी ने उन दोनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो जिएंगे मरेंगे तो सब साथ में मरेंगे, अब फिर मैं पशुओं को वो कैंप में नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कई घटनाएं मैंने इसमें पढ़ी थी और जो पशु मर जाते थे तो सब पशु वगैरह खाते रहते थे, वो भी हम देखते रहते थे और उसी समय वो न्याय यात्रा निकाली। तो मैंने सोचा कि अभी स्कूल में 4 दिन की रजा है और मेरी बेटी भी छोटी थी, 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, वे भी मेरी स्कूल में ही पढ़ती थी। तो मैंने सोचा चलो 2 चले जाए हम। तो हम लोग, मैं और मेरी बेटी और वो न्याय यात्रा के साथ मैं 4 दिन रही वहाँ। तो नरेंद्र भाई को तो मैं पहचानती नहीं थी, पहली पहचान वहाँ हुई। और जब मैं जहाँ काम चलता था महिलाओं का खास करके, वहाँ पहुँचती थी, महिलाओं के साथ बैठती थी, उसके साथ बातचीत करती थी, क्या मिलता है, क्या करते हो, बच्चे क्या करते हैं, पानी नहीं है और सरकार ने ये पूरा नहीं किया है, बच्चों के लिए कुछ शेड वगैरह नहीं है। तो रात को जहाँ गांव में वो न्याय यात्रा रोकते थे, वहाँ नरेंद्र भाई बताते थे कि आप बोलिए थोड़ा सा, महिलाएं इधर बैठी है। तो मैं थोड़ा सा कोई शिक्षा के बारे में, क्योंकि मैं प्रवचन करने के लिए तो मैं कभी गई नहीं थी, लेकिन स्कूल में करते रहते थे। टीचर्स को बोलने की आदत होती है। हाँ, आदत होती है और घंटा तक बोलते रहते हैं। लेक्चर देने की। तो ये 3-4 दिन तक चला, मुझे अच्छा लगा। फिर एक घर में मैं गई तो पानी मुझे पीने के दिया, तो वो अच्छा पानी नहीं था। तो मैंने सोचा कि शरबत होगा, तो मैंने जैसा ही पिया तो पता चला कि वो तो शरबत नहीं है, लेकिन तालाब का पानी है, हाँ, गंदा पानी था। तो फिर मैं वापस आई और मन में ये हुआ कि कैसी स्थिति है। एक वो ही था और मन में वो चल रहा था। दूसरी और जो घटना हुई थी नर्मदा डैम पर, वो घटना हम लोगों ने दबा दी थी, आकर किसी को कहा नहीं था, लेकिन किसी ने पेपर में रख दिया और पेपर में वो घटना आ गई। तो वो घटना नरेंद्र भाई ने पढ़ी, वो घटना के साथ मैं उसके साथ थी। तो नरेंद्र भाई मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा कि आपको पार्टी में आप ज्वाइंट होइए। तो मैंने ना बोल दिया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं आना चाहती हूँ, मेरी स्कूल का टाइम 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है, तो मैं समय भी नहीं दे सकती हूँ। तो फिर चले गए। फिर 15 दिन के बाद फिर से आए, किसी को भेजा, कोई महिला को भेजा, ऐसे करते 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 4-5 बार कोई दो एक महिलाएं भी मुझे समझाने के लिए आई थी मेरे घर पर। ये सब मैं सुनती रहती थी। फिर मैंने एक बार नरेंद्र भाई को मैंने ये कहा कि ठीक है, आप बोलते हो तो मैं पूरे गुजरात की जिम्मेवारी नहीं उठा पाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की दे दो, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती, तो मैं एक जिला का काम शनि रवि को कर सकती हूँ, बाकी नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रवास भी नहीं कर सकूंगी। तो नरेंद्र भाई का जो स्वभाव है
वो मान लेना सब। मैं बोली कि मुझे कुछ पता नहीं है बीजेपी में क्या करना है। आपको पता करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रवास नहीं कर सकूंगी तो इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी तो मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। तो फिर किस लिए बुला रहे हैं? वो भी जरूरत नहीं है, वो भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक पटेल, अच्छा। शिक्षित, प्रिंसिपल और हिम्मती। तो ठीक मैंने कहा कि चलो एक डिस्ट्रिक्ट का काम संभाल लेंगे। मैंने यहाँ किया, लेकिन बाद में मुझे पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी सौंप दी। तब से लेकर आज तक लगातार 30 साल से काम कर रही हूँ। तो फिर आप चुनाव लड़ गई और आप गुजरात की एक अकेली शायद ऐसी महिला है जो 4 बार, हाँ चौथी बार चौथी बार चौथी जीत बार गई, है ना? तो ये चुनावी राजनीति तो बड़ी मुश्किल चीज होती है, इसमें तो लोग कहते हैं, और खासतौर से महिलाओं के लिए तो कहा जाता है कि कहाँ चुनाव की राजनीति में जा रहे हो, ये भी होता है। मैं 94 से 98 तक राज्यसभा में रही। हाँ, राज्यसभा में रही और साथ में मैं संगठन का काम भी करती रही, लगातार करती रही थी पूरे प्रदेश का। और महिला मोर्चा का जो संगठन मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छी महिलाओं को लाकर बनाया था, ये सबको पता था। 98 में जब चुनाव आया तब पार्टी ने सोचा कि आनंदीबेन को टिकट देना चाहिए, लेकिन वो टिकट मुझे दिया तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का मांडल विस्तार दिया। अच्छा। जो पूरा ओबीसी से भरा हुआ था। तो लेकिन मैं संगठन कैसे करना है, कैसे आयोजन वगैरह करना है, उसका तो जानकारी थी ही मुझे। तो वहाँ जाकर पूरे गांव का प्रवास वगैरह देखा और सबको लगा कि आज तक जो चुनकर गए हैं कांग्रेस के एमएलए, लेकिन कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं जो काम करती थी सोशल वर्क, वो काम से लोग परिचित थे। मेरी ज्ञाति के पटेल समाज का लोग काफी जानकारी थे, क्योंकि उसी समय भी वो बाल विवाह वगैरह होता था ना। तो हम लोग जो मेरे भाई के यहाँ जो किया था, ऐसे कई लोगों के घर पर किया था। और जो 12वां वगैरह होता था, 12वें दिन के लिए वो सब परिवार इकट्ठा, गांव इकट्ठा होकर भोजन करता था, उस पर भी हम लोग कोर्ट में गए थे बंद करवाने के लिए। काफी अच्छा काम करती रहती थी। तो ये सबको पता था कि आनंदीबेन चुनकर आएगी तो हमारे विस्तार का कोई भला होगा। और दूसरा, उसको वो भी पता था कि एक ही महिला चुनाव लड़ रही है तो वो मंत्री भी बनेगी, और मंत्री बनेगी तो हमारा विस्तार अच्छा हो जाएगा। तो उस दृष्टि से सब लोगों ने, जो कांग्रेस वाले थे, उन्होंने भी मुझे मदद किया और मैं चुनकर आई। पूरा एजुकेशन 10 साल मैंने संभाला और पूरा वहाँ का जो एरिया था वो इतना अच्छा बना दिया। फिर पार्टी को ऐसा लगा कि एक ऐसा क्षेत्र आनंदीबेन को दिया था जो बहुत ही कठिन था, फिर भी उन्होंने काम अच्छा किया, तो उसको एक अच्छा क्षेत्र दूसरा देना चाहिए। तो मुझे पाटन दिया गया फिर दूसरी बार। तो मैं पाटन भी गई, पाटन भी जीती, वहाँ 2 बार जीती पाटन में। और वहाँ भी एक अच्छा पूरा डिस्ट्रिक्ट का विकास किया है। आप वहाँ जाओगे तो सब लोग बोलेंगे कि वो आनंदीबेन ने किया, वो उसने किया, वो इसने किया, सब कुछ किया है। तो जब मंत्री पद, आपने कई पोर्टफोलियो संभाले हैं, तो जब मंत्री आप थी तो मतलब आप तो टीचर थी, है ना, बच्चों को पढ़ाती थी, फिर यहाँ बिल्कुल अलग हो गया, तो इधर भी एक्सपीरियंस मिला या उधर भी सबको पढ़ाती रहती हूँ। पढ़ाने का सिलसिला तो चल रहा होगा। नहीं, तो मतलब कोई फर्क लगता था? और आपको कभी टीचिंग मिस करती हैं आप, मतलब वो क्लास, वो माहौल, वो बच्चे मिस करती हैं आप? आज भी मैं प्रवास में जाती हूँ ने, तो कोई ना कोई स्कूल में जाना, बच्चों के साथ बैठना, वो काम करती रहती हूँ। अच्छा लगता है। और आम सभा होती है तो इसमें भी बच्चे बैठते हैं, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादातर बच्चे हैं, तो मैं कोई सरकार की कोई बात करती ही नहीं हूँ, सिर्फ बच्चों के साथ ही बात करती हूँ। क्या बात है। तो वो अच्छा लगता है उसके सबको। बाद आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी, उस समय क्या क्या चल रहा था? मतलब नाम तो आपका चल रहा था कि आप प्रोबेबल्स में थी और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल्स में थी, लेकिन आपको फिर ये जिम्मेदारी सौंप दी। वो मोमेंट कैसा था, वो पल कैसा था, क्या चल रहा था आपके दिमाग? मुझे जब पहली बार मंत्री बनाया ना, उसी समय जो लगता था कि चलो एक गांव से आई हुई एक महिला को मंत्री बनाया है, उसी समय मुझे बहुत ही गौरव वगैरह हुआ था। मेरे परिवार को भी काफी गौरव हुआ था, मेरे बड़ी बहन, छोटी बहनों सबको हुआ था। जब मैं मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तब मुझे ये मेरे मन में हुआ कि क्या मैं
नरेंद्र भाई जैसा काम कर पाऊंगी, वो चिंता थी मेरे मन में उसी समय। और ये भी था कि मैं पहली मुख्यमंत्री होंगी जो कि महिला मुख्यमंत्री नहीं, होंगी, ऐसा गुजरात तो को संभालूंगी। ऐसा तो पहले विचार नहीं आया था, लेकिन पहला विचार वो आया था क्योंकि मैं सामने बैठी थी जब घोषणा हुई, तब सभा में बैठी थी, नरेंद्र भाई सामने बैठे थे, तो उसको देखकर मुझे लगता था कि क्या घोषणा करते हैं, मैं क्या कर पाऊंगी वो सब। तो उस और वक्त लोग मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। उस समय आपने ये अपने शक शुबा या जो भी मन में चला था वो शेयर किया था मोदी जी से कि जैसे वो पहले कहते थे कि कोई बात नहीं, ये नहीं करना तो ये मत करना, नहीं, वो ये नहीं करना। उस कुछ वक्त- शेयर नहीं किया। कुछ शेयर नहीं किया, अच्छा। कुछ नहीं किया। लेकिन वो बनने के बाद लगभग 13-14 साल तक कई मैंने पोर्टफोलियो संभाले थे, बिल्कुल। तो वो तो एक्सपीरियंस था ही। बिल्कुल। अधिकारियों के साथ कैसे काम लेना है वो भी एक्सपीरियंस था, कैसे काम करवाना है वो भी एक्सपीरियंस था, और क्या करना है वो भी पता था। और नरेंद्र भाई ने हम लोगों को ट्रेन किया था 13 साल तक अलग अलग जिम्मेवारियां देकर, तो इसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वो परेशानी जरूर थी कि नरेंद्र भाई का व्यक्तित्व क्या है। तो एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते अब क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको अपने आगे? काम करवाने की चैलेंज होती है, और सबको खुश तो नहीं कर सकते हम, बिल्कुल नहीं। वो चैलेंज रहती है हमारे सामने उसमें। और जो हमारे युवान है, जो युवान ये युवती है, उसको रोजगार देना एक बड़ी चैलेंज है हमारे यहाँ। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो नरेंद्र भाई ने मेक इन इंडिया का जो मंत्र दिया और आज जो काम पूरे देश भर में चल रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा फायदा गुजरात को होगा। हम लगे हैं उसमें ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को, युवानों को, और उसको रोजगार मिले, इसका पूरा प्रयास मेरे सामने है, चैलेंज के रूप में है, और हम काम कर रहे हैं इसमें। जी, अगर महिलाओं की बात करें तो और दूसरा है कि सबको तो रोजगार मिलने वाला नहीं है, इसीलिए दूसरा क्षेत्र है हमारा टूरिज्म। अच्छा। तो टूरिज्म का विकास करने के लिए हमारा पूरा भरपूर प्रयास है। इसमें भी कई हमारे बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, तो कोई चाय की किटली चला रहा है, तो कोई वो चला रहा है, वो और शाम को 200, 250, 300 रुपया लेकर घर जा रहा है। वो भी एक उसका क्षेत्र है जहाँ रोजगारी मिलती है। और तीसरा हमारा क्षेत्र है कृषि और पशुपालन, जो मैंने सबसे पहले बताया कि जो महिलाएं हैं वो घर में बैठी रहती थी, लेकिन आज वही महिलाएं 1, 2, 3 पशु हम देते हैं उसको, और उसका काम करके अपना काम करती रहती है, और आर्थिक संपन्न बन रहे हैं सब लोग। तीसरा काम हम लोगों ने ये किया कि गुजरात में जो जितने गांव है, सब गांव में 2, 3, 4 सखी मंडल बनाना चाहिए। 8-10 बहनें इकट्ठी हो जाए, थोड़ी सी बचत करे, बैंक में डाले, सरकार उसको थोड़ा सा सहयोग करे, ट्रेनिंग दे दे, तो आज 2 लाख से ज़्यादा ऐसी सखी मंडल है जिसमें 30 लाख से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। वो काम हम कर रहे हैं, और अच्छी तरह से महिलाएं इसमें लगी हैं। मैंने सुना कि आपने 50% आरक्षण पुलिस में क्योंकि बहुत जरूरत है उसमें नहीं, महिलाओं की 50% नहीं है, 33% है। ओके। 33% पुलिस में आरक्षण किया है महिलाओं के लिए। जी। तो शुरू में मुझे कई लोग बोलते थे कि महिलाएं मिलेगी नहीं, अच्छा। और पुलिस में नहीं आएगी, तो मुझे भी थोड़ी सी चिंता तो थी। तो मैं बोलती थी कि ठीक है, 25% आएगी, 20% आएगी, तो नेक्स्ट ईयर ज़्यादा आएगी, इसके बाद ज़्यादा आएगी, लेकिन एक बार हम जो उसको मौका देते हैं तो प्रयास करना चाहिए। तो अभी जो उसका एड आया, 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने एप्लीकेशन किया है, और आज ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है। तो पहले से मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी को बोला कि वहाँ जो महिलाएं आना चाहती है, लड़की आना चाहती है, उसको आप ट्रेनिंग दे दो, उसको 100 मीटर दौड़ाओ, 200 मीटर दौड़ाओ, हाई जंप करवाओ, सब कुछ करवाओ। तो पहले वो ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट में दी, और बाद में आज उसका टेस्ट वगैरह हो रहा है। जी, इसी को कहते हैं एक महिला का टच। यस, महिला का टच। ये महिला का टच है, बिल्कुल। और सभी कैडर में लिया है, ऐसा नहीं कि कांस्टेबल में लिया है, एसपी में भी लिया है, और पीआई, पीएसआई सब में 33% किया है। और कॉरपोरेशन में और जो स्थानिक स्वराज की संस्थाएं हैं, इसमें 33% था, लेकिन 50% करवा दिया है। तो अभी
एक वार्ड में तो हम 2 तो पुरुष चाहेंगे कि 2 हर राज्य महिला। की मुख्यमंत्री महिलाएं बने। हाँ? मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा, हम शायद हम लोगों को भी चांस मिल जाएगा। लेकिन भाइयों का क्या होगा? वो हमें क्या पता। अच्छा, लेकिन एक बार बताइए, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का बड़ा इनिशिएटिव बेटी बेटी बचाओ बेटी बचाओ। पढ़ाओ, मतलब हम जानते हैं कि सेक्स रेशो जो है, महिला लड़कियां जो है कम हो रही हैं लड़कों के। इसके लिए खास तौर पर जब आप एक महिला मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस लेवल पे हम लोग ज्यादा एफिशिएंटली काम करें। 2001 में जब हमारा जो रेशियो हम लोगों ने देखा तो 1000 लड़कों के सामने 802 लड़कियां थी। तो हमारे लिए गंभीर विषय था वो। तो शुरू में मैंने क्या किया कि तालुका स्तर पर छोटे छोटे महिलाओं को 200-500 महिलाओं को इकट्ठा करके मैं ये बात बताती रहती थी सबको। फिर नरेंद्र भाई जब आए तब हम लोगों ने बोला कि नरेंद्र भाई वो करना हमारा प्रयास है। तो साहब ने बोला कि आप बड़े बड़े सम्मेलन करो, मैं आऊँगा। तो हम लोगों ने पूरे गुजरात में सभी डिस्ट्रिक्ट में 25,000 से लेकर 1,00,000 महिलाओं को मैं इकट्ठा करती थी और मैं भी प्रवचन देती थी और नरेंद्र भाई भी आते थे और वो भी 1 घंटा महिलाओं को समझाते थे। सभी विषय लेते थे हम, स्वच्छता का विषय भी लेते थे, आरोग्य का लेते थे, शिक्षा का लेते थे, भ्रूण हत्या का लेते थे, सब कुछ। और फिर समाज ने विषय पकड़ लिया तो सभी समाज इसमें लगे, अपने अपने वहाँ सर्वे भी करवाया और समाज में जब जब सम्मेलन करते थे तब हम लोगों को भी बुलाते थे। उसका जो प्रयास हम लोगों ने किया, इसमें आज 904 लड़कियों का संख्या बढ़ी है और हमारा आज भी वो प्रयास है कि और मैं भी जहाँ जाती हूँ, हमारे मंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ वो विषय हमें उसके सामने रखते हैं। दूसरा, मैंने एक अभियान शुरू किया है। मैं 28वीं मई उसके दिन मैं मोरबी में थी और हमारा कृषि सम्मेलन चल रहा था। उसी समय मैंने सभी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं और पुरुष लोग थे, तो मैंने उसी समय किया कि भाई हम सब लोग इकट्ठा होकर घर घर टॉयलेट बनाएंगे। तो मैंने उसी समय से शुरू किया घर घर टॉयलेट बनाने का एक अभियान। तो आज भी मेरा अभियान चलता है और हमारी महिलाएं भी लगी है गांव में, हमारी सरपंच महिला भी गांव में लगी है और कई ऐसे गांव है जो 100% टॉयलेट हम लोगों ने पूरा कर दिया है। और जो हमारे जितने नगर पालिका है, नगर निगम है, 159 नगर निगम है और हमारे 8 महानगर हैं। 8 महानगर में थोड़ा सा बाकी है, बाकी 159 नगर निगम में हम लोग मई महीना के अंत में 100% टॉयलेट बना देंगे। ये पूरा काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें सब लोगों ने मैंने जोड़ा है, पब्लिक को भी जोड़ा है, डोनेशन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि मैंने बनाया है। इसमें कई लोग डोनेशन दे रहे हैं, कोई 1000, कोई 5000, कोई करोड़, कोई 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं। और जो NRI वगैरह है तो अपना गांव दत्तक ले रहे हैं, एडप्ट कर रहे हैं। इसमें पूरे टॉयलेट वो बनाने का हम लोगों को एश्योरेंस दिया है और काम भी चलता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहना चाहती हैं आप उन महिलाओं को जो बैठी हैं कहीं गांव में, बहसाना के गांव में हो या यूपी के किसी गांव में हो, कि कहां तक पहुंचा जा सकता है? इससे आगे तो कुछ है ही नहीं लेकिन मैं मानती हूँ कि विश्वास से चलना चाहिए। जो दायित्व हमारा है वो दायित्व पूरा दिल से पूरा करना चाहिए। हमारे बच्चे हैं घर में जो हम उसका पालन पोषण करते हैं, बड़े करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हम ऐसी शिक्षा बच्चों को दें कि जो बड़े होकर कोई गलत काम न करे। माँ पढ़ी हो या न पढ़ी हो, शिक्षित हो न शिक्षित हो, लेकिन वो घर में तो अच्छा संस्कार दे सकती है। तो ऐसा एक काम सभी महिलाओं को करना चाहिए। तो अब चलते चलते अब यहाँ से कहाँ? बस यहाँ से कहाँ नहीं है, सिर्फ गुजरात लिए काम करना है। गुजरात की माताओं के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के गरीब से गरीब लोगों का काम करने की एक अपेक्षा है और उसकी सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। इसके आगे कुछ नहीं करना है। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस मिशन में जरूर कामयाब होंगी और थैंक यू, जो भी थैंक सपने यू वेरी आपने मच, देखे हैं जरूर कामयाब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी बेन, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ शामिल होने के लिए गुजरात की और देश की सभी जनता को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत
धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, गुजरात की महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। अगले हफ्ते एक नए तेजस्विनी के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।